उधर पे भी पूरा हमने अपने हिसाब से हैंडल किया था। चलो लिखा। अब देखो क्या है, अभी तक अपन ने कितना पढ़ लिया था, वीवीटी पढ़ लिया था। वीवीटी में क्या होता था, वीवीटी में अपन को नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल दिखते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब मान लो ये n है, n में रहता था 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे, 2। 1s को तो शो नहीं करते थे तो ये अंदर ही समझ लो। फिर रहता था 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर रहता था 2p के कितने रहते थे, 3। एक ये हो गया, नहीं आया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक z एक्सेस में हो गया। ठीक है, इन तीनों के बीच का एंगल कितना रहता था, 90 डिग्री का। ठीक है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता था, है ना। मतलब ये वाला z एक्सेस में देखो, z एक्सेस कन्वेंशनली इसको लिख देते थे, लेकिन ठीक है, एक x में, एक y में, एक z में, तीनों अलग अलग एक्सेस में थी। मतलब आपस में किसी भी दो को लो तो आपस का एंगल 90 डिग्री होगा। फिर इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता था। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे 90 डिग्री पे, ये इलेक्ट्रॉन इससे 90 डिग्री पे, ये इलेक्ट्रॉन इससे 90 डिग्री पे, सब आपस में 90 डिग्री में थे। तो इसको क्या कहते थे अपन, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, फिर जब बॉन्डिंग होने वाली होती थी, मान लो एक और n आ गया, n2। अब इसकी जब बॉन्डिंग होने वाली होती थी तो अपन क्या कहते थे कि ऐसे तो बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि ऐसे 90 डिग्री अनस्टेबल बनाएगा। तो n2 की बॉन्डिंग कैसे होती थी, पहले हाइब्रिडाइजेशन होती थी। तो हाइब्रिडाइजेशन हुई, इसमें कितने सिग्मा और लोन पेयर है, 1 2 3 सिग्मा बनेंगे और एक लोन पेयर बनता है, यानी कंबाइन करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनता है n2 का। मतलब 3 सिग्मा और लोन पेयर, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी और इसकी भी sp3 होगी। अब देखो इसमें दोनों सेंट्रल एटम जैसे हैं, इसलिए इसकी भी sp3 होगी, इसकी भी sp3 होगी। हाँ, एक सिग्मा एक लोन पेयर sp बस होगी। एक मिनट, बाकी पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा नहीं सही कह रहे, हाँ सिग्मा प्लस लोन पेयर sp होगी। अब देखो दोनों की sp हो गई। अब उसके बाद देखो क्या है, ये भी सेंट्रल एटम जैसे बिहेव कर रहा है, ये भी सेंट्रल एटम जैसे, इसलिए दोनों हाइब्रिडाइज हुए। अगर इसकी जगह ऐसा होता तो अपन को मालूम है केवल n बस सेंट्रल एटम है, तो केवल ये बस हाइब्रिडाइज होता sp3 में और ये तीनों हाइब्रिडाइज नहीं होते, तो ये अपने s में रहते। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, याद आ गई। मतलब अगर दोनों सेंट्रल एटम जैसे दिख रहे हैं तो दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, एक बार सेंट्रल एटम जैसे दिख रहा तो एक हाइब्रिडाइज होगा। अब शेप किसके हिसाब से लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ही लिखना है, इसमें लीनियर वगैरह नहीं लिखना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp है तो लीनियर आ जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल आ जाएगा। मतलब शेप लिखना है अपन को हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, अगर CH3 ऐसी बॉन्ड है तो अपन को मालूम है, दिख रहा है लीनियर, लेकिन इसका शेप, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, क्योंकि एक सिग्मा 3 सिग्मा हाइड्रोजन की, इसकी भी एक सिग्मा 3 सिग्मा हाइड्रोजन की, दोनों एक जैसे, मतलब दोनों सेंट्रल एटम जैसे बिहेव कर सकते हैं। मतलब इसकी sp3 होगी और इसकी भी sp3 होगी, दोनों सेंट्रल एटम जैसे बिहेव, मतलब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। अब अपन sp3 का शेप क्या होता है, शेप या ज्योमेट्री जो भी देखेंगे, क्या टेट्राहेड्रल होता है। तो इस स्ट्रक्चर की, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या फिर C2H6 कहते हैं इसी को, इसकी ज्योमेट्री अपन क्या लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल। मतलब जब ज्योमेट्री बतानी है तो दोनों की मिला के ना बता के किसी भी एक सेंट्रल एटम की बता सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी, अब सीधे दिक्कत बताते हैं। जब बात आई O2 की, O2 का तो लीनियर रहता है ना? नहीं, O2 का भी अपन को उसी हिसाब से लिखना, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। वो जो थोड़ी सा बीच में दिया था O2F2 का लीनियर, उस पेज को हटा लो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। O2 की भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना, फिर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन जैसी होगी उस हिसाब से शेप लिखना है। कंट्रोवर्शियल था इसलिए वो पेज को हटा दिया, लिखा बाकी NCERT में था। तो देखो अब O2 का अपन नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनाते, अपन डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला बना लेंगे। ठीक है, अब O2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, O2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब O2 के स्ट्रक्चर में एक सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, मतलब sp2 और sp2 की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब देखो अपन बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। एक O ले लिया, sp2 यानी कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल।
हाँ बता देंगे अभी। हाँ देखो, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक और बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड किससे बनती है? पी ऑर्बिटल से, मतलब एक पी ऑर्बिटल भी होगा इसके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेते हैं। 1 2 3, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए। ये समझ लो ऐसे हैं, ऐसे, यानी ये कागज रखा है ना या फिर टेबल है, ऐसे हैं, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये ऐसे फ्लैट बने हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यानी मतलब ये एक पेज में है। नहीं क्यों बनेगा? जब प्लेनर है तो ट्राइएंगुलर प्लेनर बनेगा। टी शेप, दो लोन पेयर भी तो है लीनियर, तो लोन पेयर यहाँ पे लग जाएंगे। अब यहाँ अच्छा वो कह रहे हो क्या कहते हैं? शेप, तो शेप इसके आगे वाला भी तो जुड़ जान दो, उसके बाद बताना। एक और पन्ना रख लिया, देखो अब यहाँ पे ओ नहीं, दोनों का मिलके शेप नहीं, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पूरे कॉर्नर एटम मिला लेते हैं, उसके बाद शेप बताते हैं ना। जैसे पहले शेप किसका बताया था? CH4 का। बीच का हाइब्रिडाइज यानी सेंटर एटम लिया था जो हाइब्रिडाइज, वो चारों कॉर्नर एटम को मिला लिया था, फिर शेप बताया था। इसके चारों एटम मिल जाने दो, एक ये भी हाइब्रिडाइज होगा। फिर देखो ये तीनों एक पेज में है। इसके बाद देखो पेज से ऊपर और नीचे, मतलब 90 डिग्री में पेज से ऊपर और नीचे, लोन पेयर नहीं, ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल मतलब ये ऐसा अपना पेज था, इसमें पूरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल ये बीच से ऐसा है। ठीक है, इस वाले में भी पी ऑर्बिटल बीच से ऐसा है। अब एक एक इसमें भी रहेगा, पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो गई। अब देखो पी ऑर्बिटल को तो अब देखो केवल शेप की बात करें, केवल शेप की अपन बात करें। सेंटर एटम, देखो शेप हमने बोला था ना, किसी एक एटम को सेंटर एटम ले लो, उसका शेप बता दो। इसको अगर सेंटर एटम ले तो पहले बताओ शेप कैसे बनता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, अच्छा पहले ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगी। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल केवल 1 2 3 है। क्या ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट होते? तो देखो हाइब्रिडाइज लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड। अब इसको तो काउंट नहीं कर दे कॉर्नर एटम, क्योंकि अपन ने एक को सेंटर एटम ले लिया। तो देखो 1 2 3 मिला के अगर एक प्लेन में है तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। तो मतलब O2 की जो O2 का ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर O2 की शेप की बात होगी, इन दोनों को हटा दो, केवल एक अपन को देख रहे सीधा सीधा, तो O2 का शेप होगा लीनियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये O2 के स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत आई इस थ्योरी में? ये VBT थ्योरी थी। हाँ लेकिन इसमें पी ऑर्बिटल भी डाली तो पी ऑर्बिटल को तो काउंट नहीं करना ना, अपन को शेप में तो केवल वो वाले काउंट करने रहते। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आए क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था तो पी ऑर्बिटल छोड़ दिया गया सहूलियत के लिए। नहीं, ये पी ऑर्बिटल ही है। हाइब्रिडाइज केवल 3 हुए, एक बच गया, वो पी ऑर्बिटल बना। देखो क्या हुआ, इधर पे देखो कैसे बचा। नहीं ऐसे बचे, देखो 2s2 2 2 3 6 2p4। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें, ये 2 फिल रहते हैं, ये 2 रहते हैं, ऐसा बनता है। इसके पास एक O आया, नीचे से एक O आ गया, O भी ऐसा होगा। अब देखो अगर इसके ये दोनों फेल हो जाते तो O2 बन जाता, या फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती। इसके ये 2 फेल हो जाते तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाती। चाहे ऊपर से 2 H आके फेल कर देते तो भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती। चाहे O2 आ जाता है एक और तो भी वैलेंसी कंप्लीट। मतलब अगर ये वाला इससे जुड़ गया तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इतना अपन को मालूम है। अब होगा क्या, ये 2s2 2p4 ऊपर लिख दे रहे, 2s2 2p4 2s2 2p4। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए केवल 2 जोड़ने थे। अब बताओ किसी में अगर 2 बॉन्ड जुड़ती हैं तो अपन ने पढ़ा था कि एक सिग्मा होगी एक पाई होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर तो पक्का से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेंगे, तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो अपने पक्के, यानी कम से कम 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो चाहिए। फिर 2 बॉन्ड बनी तो एक सिग्मा बनेगी एक पाई बनेगी,
एक सिग्मा और एक पाई बनेगी। अब एक सिग्मा बनेगी तो अपन को एक और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनती है। तो 2 लोन पेयर के हाइब्रिडाइज, एक सिग्मा का हाइब्रिडाइज आ गया तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हुए। अब अगली बॉन्ड तो पाई बॉन्ड बनेगी। अब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो बनाता नहीं है, पाई बॉन्ड को चाहिए था पी ऑर्बिटल। तो ये जो पी वाला ऑर्बिटल था ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ जिसमें ये पाई बॉन्ड बना सके। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब पूरे हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हुए, पूरा sp3 sp3 क्यों नहीं बना, क्योंकि नीड नहीं थी, पी ऑर्बिटल की नीड थी इनको जो पाई बॉन्ड बना सके। लिखो जल्दी फिर समझाएं। स्टेटस डाल दिया था हमने इसलिए हटा दिया था फिर, लेकिन सिस्टर ने तो देख लिया था ना। ये ऊपर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये तो पाई, ये सिग्मा बनेगा, ये दोनों मिला के ये और ये मिला के पाई बनेगा, एक पाई बनेगा, 2 पाई नहीं बनेंगे। थी ना? अरे बता भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा यार, उठाओ ना तो हम जाएंगे स्कूल, तो वो सब हम देखेंगे ना। स्कूल के जो रूल हैं वो स्कूल के अंदर ही फॉलो करने हैं, स्कूल के बाहर फॉलो नहीं करने हैं ना। हाँ ना तुम लोग को कोई कुछ बोल सकता, ना हमें कोई कुछ बोल सकता, ना दीदी को कोई कुछ बोल सकता। जब देखो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंटल जब हॉलीडे होते हैं तो केवल गवर्नमेंट के लिए लागू रहते हैं, प्राइवेट के लिए तो लागू रहते नहीं हैं। तो स्कूल वाले चाहें तो ना भी दें, नहीं दे रहे थे। हमने केवल बात करी कि सेंटीमेंट्स हर्ट करता है ना। हमने ऐसा तो नहीं बोला कि लीगली आपको देना पड़ेगा। अगर लीगली वैलिड होता तो सीधे बोलते कि आप तो लीगली गलत कर रही हो, इलीगल काम कर रही हो, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लीगली गलत नहीं था। अब क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप किसी को रोक नहीं सकते कि स्कूल के बाहर आप ये मत करो वो मत करो। अगर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती तो गवर्नमेंट का हक रहता है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बोल सकती है कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकती, तो वही तो है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, लीगली कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने बोला ही दिया कि कुछ हमको बताना, हम लीगली संभाल लेंगे सब, या लीगली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार स्कूल बस हो लाएंगे तभी समझ जाएगा सब। जो ये एमओटी में रहता है, एमओटी पे अपन को करना क्या रहता है? अभी ये एमओटी नहीं है, अभी एबीवीटी बता रहा हूँ, एमओटी पढ़ाऊंगा। पहले अब देखो इतना लिख लिया। अब देखो इसमें दिक्कत क्या हुई, एक चीज होती है समझ लो सबसे पहले, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, एक रहती है फेरोमैग्नेटिक भी, वो अभी मत पढ़ो लेकिन। तो देखो समझा रहे क्या होता है, ये चीज लिखना है, यहाँ से एमओटी चालू हो गई समझ लो। अब ये चीज बता दी, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर समझा दिया। अब देखो एक होता है पैरामैग्नेटिक, पहले डाया लिख लें, आज फेरो को छोड़ दो। देखो एक पैरा एक डाया, क्या होता है डाया मैग्नेटिक में डाई दिख रहा है, डाई का ये मतलब होता है 2, ठीक है। तो मतलब जिस भी मॉलिक्यूल के सारे के सारे जो क्या कहते हैं ऑर्बिटल रहते हैं वो पेयर में फिल्ड रहते हैं। पेयर में फिल्ड का मतलब पता है, मतलब जैसे ये O2 है। अब देखो पहले ये अकेला था जब एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब भैया जब इसकी शेयरिंग हो गई तो इसने इससे शेयर कर लिया, इसने इससे शेयर किया, मतलब इसमें डबल बॉन्ड यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग का मतलब तो अपन ने यही देखा था ना, इसमें भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये एक पाई में एक सिग्मा में, ठीक है। तो देखो जब शेयर किया, नॉर्मल अपन O2 भी देखते तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 रहते हैं। फिर बॉन्ड को क्या गिनते हैं 5 6, क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड है ये अपने पास भी गिनता है और ये अपने पास भी गिनता है। इस वाले को भी ऐसे ही देखते हैं 7 8, क्योंकि ये वाला अपने पास भी गिनता है, ये वाला अपने पास भी गिनता है।
तो इधर पे यही हुआ ना, पहले अकेला था, जब बॉन्डिंग किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जी अपने पास भी गिनेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जी अपने पास भी गिनेगा, इधर पे भी अपने पास भी इलेक्ट्रॉन गिनेगा, अपने पास भी इलेक्ट्रॉन गिनेगा। तो अब बता, पूरी की पूरी पेयरिंग हो गई, पूरी की पूरी पेयरिंग हो गई, तो अब तुमको डायमैग्नेटिक दिख रहा है ना, डायमैग्नेटिक दिखने लगा। अब देखो तो मतलब हाँ, तो ऑक्सीजन तो पक्का से डायमैग्नेटिक हो गया। अब अगर की बात कर रहे हैं, ऐसा एग्जांपल ना आएगा ना, हम बता रहे हैं अगर ऐसा होता, एक डबल बॉन्ड रहती और एक सिंगल बॉन्ड रह जाती, अगर ठीक है। अब किस केस में होता है वो, एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हो सकता है ना ऐसा, क्या होता है देखो, O2 रहता, O2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अगर O2 से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन की कमी आती ना, तो कहीं ना कहीं तो अनपेयर्ड हो जाता। तो अगर कहीं से भी आती, चाहे लोन पेयर से लो, कहीं से भी ले लो, एक तो अनपेयर हो जाता। मान लो अपन ने इससे O2 से एक मॉलिक्यूल निकाल लिया, एक हटा दो, यहाँ पे +1 कर दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, चलो यहाँ खाली ना करके यहाँ पे खाली कर दिया। अब मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब यहाँ पे इसका पेयरिंग नहीं है। अब अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरा में अनपेयर होता है, डाई में पेयर होता है। डाई मतलब दो, तो डाई में होता है पेयर्ड, और पैरा में पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। पहले ये चीज समझो, बोलो इतना समझ में आ गया। डाई मतलब जिसमें पेयरिंग हो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, इतना बस रहना चाहिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा भी होना चाहिए सारों के साथ। One electron is unpaired. जी खाली डब्बा है, ठीक है, 10 नहीं है, खाली डब्बा है, वैकेंट। अब देखो अब जरा इधर देखो, बताओ, लिख लो, जल्दी से लिख लो। हाँ, अब बताओ ये जो O2 है, ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? O2 कौन सा? डायमैग्नेटिक। यही वाला O2। अभी तो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड है। क्यों अनपेयर्ड है? पेयरिंग हो गई ना, एक सिग्मा एक पाई बन गया, पेयरिंग हो गई। हाँ, तो यानी अकेला O अलग बात है। जो O2 है डायमैग्नेटिक है क्योंकि पेयरिंग हो गई है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये +1 नहीं है, ठीक है। +1 वाला पैरामैग्नेटिक हो जाता, लेकिन O2 तो डायमैग्नेटिक है, अच्छे से क्लियर है सबको। तो O2 डायमैग्नेटिक है ना। तो VBT थ्योरी से अपन को पता चल गया था कि जो O2 बनेगा वो डायमैग्नेटिक बनेगा। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आई, ये O2 का ही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ O2 का स्ट्रक्चर है। अब देखो O2 डायमैग्नेटिक, चाहे VBT लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लो, कैसे भी अपन को हमेशा O2 दिखेगा डायमैग्नेटिक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुए, अच्छा देखो डायमैग्नेटिक का पहले मतलब देखो। अब बताओ अगर कोई चीज़ फुलफिल है, कोई चीज़ कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो डायमैग्नेटिक है, मतलब उसको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, ठीक है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से इतना बस याद रखना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी रिपेल करेगी, ठीक है। समझ में आया क्या बोला? ये डायमैग्नेटिक है, मतलब इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो बोलेंगे नहीं हमको तुम नहीं चाहिए, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को कर रही रिपेल। अगर कोई चीज दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही, मतलब वो चीज मैग्नेटिक फील्ड को भी रिपेल करेगी, ये चीज याद रख लेना। तो जो डायमैग्नेटिक होगा वो रिपेल मैग्नेटिक फील्ड को MF लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लें। अब देखो रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, अब जो पैरामैग्नेटिक होगा इसका जस्ट अपोजिट, ये रिपेल कर रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसके पास कम नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही करेगा, कुल याद करने के लिए बता रहे हैं।
जो पैरामैग्नेटिक है उसके पास कमी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पास बुलाएगा, पास आना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को भी अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट टुवर्ड्स। अब देखो रिपेल मैग्नेटिक फील्ड या फिर रिपेल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है। मतलब देखो ये रिपेल करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसको रिपेल करेगी, ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसको अट्रैक्ट करेगी, इसलिए लिखा है अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है। तो मतलब जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पे रिपल्शन शो करते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पे अट्रैक्शन शो करते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो हाँ ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसके बाद ये पढ़ लिया डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है। ऑक्सीजन भी अपन ने पढ़ लिया डायामैग्नेटिक है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, है ना। अभी अपन ने वीबीटी की बात करी, एमओटी में तो आए नहीं। फिर क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, मैग्नेट रखा गया, ऑक्सीजन डाली गई या फिर ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी गई गैस की, तो अपन ने देखा कि जो ऑक्सीजन गैस थी वो डायामैग्नेटिक नहीं थी, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही थी। अभी तक अपन ने देखा डायामैग्नेट, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि जो ऑक्सीजन थी वो डायामैग्नेटिक नहीं थी, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को। अब कोई चीज मैग्नेट फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। तो एक्सपेरिमेंट से तो पता चला पैरामैग्नेटिक है। अब देखो मेन एक्सपेरिमेंट होते हैं कि थ्योरी, मेन तो एक्सपेरिमेंट है, जो अपन को एक्सपेरिमेंटल दिख गया, असली तो वही है। थ्योरी तो अपन बाद में बनाते हैं। तो तब पता चला कि ये जो वीबीटी थ्योरी है ये थ्योरी है गलत। ठीक है, इतना पढ़ा, सब पता करने के बाद देखो ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी जब अपन ने किया तो ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक आया। डायामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट को रिपेल करे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा था। ऑक्सीजन मतलब O2 है ना, अकेला O नहीं, जो O2 था, क्योंकि अकेला O तो प्रेजेंट होगा नहीं, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जो O2 था वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा था। अब अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करी तो पैरामैग्नेटिक हो गई, तो मतलब ये वाली थ्योरी गलत है। ठीक है, मतलब इसको पैरामैग्नेटिक आना चाहिए था किसी भी थ्योरी से, तब होती थ्योरी सही। तो बताओ ये वाली थ्योरी क्यों गलत है, क्योंकि ये थ्योरी ऑक्सीजन को डायामैग्नेटिक बता रही है, लेकिन है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ एमओटी की जरूरत ही क्यों पड़ी, या फिर बताओ वीबीटी की, हाँ वीबीटी क्यों फेल हुई थी, वही ठीक है, दोनों तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, एक ही वजह से। तो बताओ वीबीटी क्यों फेल हुई, यानी उसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही लिखा है एनसीईआरटी में। तुम्हारा टाइम है 4:30 बजे, तुम आते हो 3:30 पर से क्लास डिस्टर्ब करते हो। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। ऑक्सीजन बाय पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन वीबीटी ने बताया था कि डायामैग्नेटिक है, इसलिए वीबीटी गलत है। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं, बताओ वीबीटी के डीमेरिट्स क्या है। तो वीबीटी का डीमेरिट यही ऑक्सीजन वाली चीज आएगी। ठीक है, या एक ही एग्जांपल है ऑक्सीजन बस। बाकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के तो कई सारे थे कि एनर्जी नहीं बताता था, शेप नहीं बताता था, VSEPR केवल शेप बताता था, है ना। तो वीबीटी का अपन को ये वाला डीमेरिट पता चल गया है। ठीक है, अब एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वीबीटी फेल हुई। वीबीटी क्यों फेल हुई, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, अब देखो वीबीटी फेल हो गई, अब अपन को एमओटी की जरूरत पड़ गई। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन लिखने आ सकती है डायरेक्टली, क्या होते हैं तो याद रखना। हाँ, डाया मतलब पेयर। अब डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन पूछे तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, एक एग्जाम्पल में बता सकते हो कि जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, डाया मत लिख देना गलती से। तो देखो मेरे पॉकेट में डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन लिख देना, डायामैग्नेटिक जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, जिस मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं डायामैग्नेटिक, जिस मॉलिक्यूल में कम से कम
एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड रहता है वो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्योंकि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और पैरामैग्नेटिक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचे चले जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो खाना रख रहे हैं कि नहीं कुछ मालूम नहीं। वो रखा ले दे खाना तो आज हम एक रखते हैं खाना तो हम भी नहीं खा के आए। नहीं खाओ मत। अरे बार बार गिर रहे हैं यार, इसको चिपकाना पड़ेगा। उल्टा सीधा पहन लिया क्या हमने? छप गया क्या? बच गया, पकड़ो। हेलो हेलो। भैया पता है आपको ना A to Z से लाना केक, A to Z से लाना था केक आपको। फ्रेश केक एकदम बिल्कुल एकदम। A to Z क्या है? दुकान का नाम है।